हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सभी के लिए मैंने एक क्विज़ अरेंज किया था जिसका नाम था चेक योर नॉलेज क्विज़ पार्ट 1। उसी का मैं आज आंसर की आपके सामने पेश करने वाला हूं। आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं इसके माध्यम से। सबसे पहला सवाल होगा कि ये किस क्लास का है, तो ये है आपका क्लास 10th का। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये क्लास 10th का है। ठीक है, आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई ये साइंस और SST का ही केवल था। आपके लिए केवल और केवल 100 सवाल थे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप थे और आपको मिले थे 90 मिनट। कहीं कहीं तो मैंने भाई 1 घंटे ही यानी कि 60 मिनट ही दिए हैं। तो चलिए अगर सबसे पहले शुरू करते हैं पहला सवाल, और जल्दी से जल्दी मैं आपके जवाबों का देखना चाहूँगा मिलान की किस प्रकार से करते हैं। और आप में से जो भी बच्चे क्विज़ दिए हों अपने अपने मार्क्स हमारे साथ शेयर ज़रूर करेंगे कि आपका कितना मार्क्स आया है। तो चलिए सबसे पहला सवाल जो है वो कहता है क्या कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है भाई? क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, H2O यानी कि जल और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सभी तो आवश्यक ही हैं, यानी कि इनमें से सभी होगा इनके जवाब। ठीक है, अगला सवाल है इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। तो दूसरे का जवाब होगा क नंबर ऑप्शन, कुटपाद के द्वारा। ठीक है, तीसरा नंबर आ जाइए, ग्रहणी के बारे में बोलता है कि ग्रहणी भाग है किस चीज़ का है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग यानी कि C ऑप्शन यानी कि छोटी आंत का। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं अगला चौथा सवाल। चौथा सवाल कहता है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। तो चौथा जो सवाल है उसका ऑप्शन नंबर होगा आपका C यानी कि विघटन होता है। ठीक है, पांचवा नंबर सवाल होगा कि भाई बताइए पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहता है क्या। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहता है छिद्र, और उसी छिद्र को आप कहते हैं रंध्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो होगा वो है कि निःश्वास द्वारा निकाली गई वायु में रहती है क्या। तो छठा सवाल जो है वो होता है CO2, निःश्वास द्वारा निकली गई है ना, निकली गई वायु में क्या रहता है। तो CO2 A नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। सातवां नंबर अगर आप सवाल देखें तो सातवां नंबर सवाल कहता है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो सातवां का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, सुक्रोज। ठीक है, सातवां नंबर सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि B सुक्रोज। 8 नंबर सवाल पर चलेंगे, हृदय के वैष्मों का स्खलन क्या कहलाता है। 8 का हो जाएगा ख। ठीक है, 8 का ख यानी कि B नंबर ऑप्शन डायस्टोल कहलाएगा, सिस्टोल डायस्टोल आप पढ़े होंगे अपने बुक में। 9 नंबर सवाल में आ जाइए। 9 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है आपका NH3। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। 10 नंबर सवाल में आएंगे। 10 नंबर सवाल कहता है ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तो ब्रिक जो है 10 का क नंबर ऑप्शन हो जाएगा A उत्सर्जन। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल होगा 11 नंबर, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये भाई आपका होगा चीड़, ऑप्शन नंबर हो जाएगा D चीड़। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला 12 नंबर का जो सवाल है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, जो फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं तो वो है 12 का C नंबर ऑप्शन एथिलीन। कौन होगा? एथिलीन जो है ये फल पकाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में कुछ और नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आप केले को पकाने के लिए कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, वो हो जाता है एथिलीन, उसमें होता है। ठीक है, 13 नंबर सवाल पे आ जाइए, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो 13 का हो जाएगा B नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो होता है ना, तो मेड्यूला इसको हम बोल लेते हैं। 14 नंबर सवाल पे आइए। 14 के बारे में कहता है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो 14 में अलैंगिक जनन की विधि पूछ रहा है। ये विखंडन भी है, अलैंगिक होता है, मुकुलन भी है, ये भी अलैंगिक होता है, बीजाणु जनन ये भी अलैंगिक होता है, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, 15 नंबर सवाल होगा, कहता है पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं भाई। तो पराग कोश में आपके पाए जाते हैं पराग कण, यानी कि 15 का C नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
16 का आ जाएंगे, 16 कहता है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाइगोट। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है आपका जाइगोट। 17 नंबर सवाल होगा, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है, तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी हो जाएगा आपका चिंपैंजी। ठीक है, अगर आपके सवाल सही हो रहे हैं तो आप हमें आंसर के रूप में कमेंट में ज़रूर ये भेजिएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। चलिए देखते हैं अगला। 18 नंबर सवाल है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं, तो पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं असमजात अंग। असमजात अंग आपके ऑप्शन नंबर है बी। कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर है आपका बी। 19 नंबर सवाल पर चलेंगे। 19 नंबर कहता है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, तो 19 का ऑप्शन नंबर होगा ए यानी कि उत्पादक। 20 नंबर में आएंगे। 20 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि घास। 11 नंबर सवाल आएंगे, कहता है ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है, तो CFC का नाम आप सुने होंगे, इसके लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेवार होता है। 22 नंबर का सवाल होगा, कहता है द्वार कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो द्वार कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है भाई, तो भीतर जो भीतरी जो होती है ना वो वाली भित्ति मोटी होती है। 23 नंबर सवाल पे आएंगे, कहता है कि रंध्र प्रायः तब खुलते हैं जब द्वार कोशिकाएं होती है। कैसी होती हैं भाई, तो स्फीत होती हैं। जब स्फीत होती हैं तब इनकी कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं भाई स्फीत होती हैं इनकी। ठीक है। 24 नंबर जो सवाल है वो कहता है कि इनमें किस रंग की प्रकाश किरणें प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, तो लाल जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा इनसे प्रभावित होता है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन की विधि आपको बताना है विखंडन, मुकुलन या एक और ऑप्शन है इनमें से सभी, तो यहाँ जो होगा आपका इनमें से सभी ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका सही। ठीक है, इनमें से सभी। अगला सवाल जो देखेंगे वो होगा आपका 25 नंबर जो हो गया, वो तो इनमें सभी मार ही दिए होंगे आप, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है। 26 नंबर पर चलेंगे। 26 नंबर सवाल कहता है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा है, तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि यूगोस्लाविया नाम का जो एक देश है, इसे सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा है। रंग भेद नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे, तो रंग भेद यानी कि 27 नंबर जो सवाल होगा इसका ऑप्शन नंबर होगा सी मार्टिन लूथर किंग। 27 नंबर जो सवाल होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब, मार्टिन लूथर किंग। 28 नंबर सवाल है स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 28 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर है सी और 1971। स्विट्जरलैंड के महिलाओं को मताधिकार 1971 में प्राप्त हुआ। सत्ता में भागीदारी की सर्वोच्चतम प्रणाली कहाँ विकसित की गई, तो 29 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक है, बेल्जियम में सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली जो है वो बेल्जियम में विकसित की गई। 30 का जो होगा सवाल वो होगा, कहता है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पे फ्रांस में नहीं है। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस में नहीं है। नहीं है की बात कर रहा था सवाल। ठीक है, झारखंड राज्य का गठन के बारे में आपसे बात हो रहा है, तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था भाई, 15 नवंबर 2000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे 32 नंबर का सवाल होगा, कहता है कि इनमें पंचायत समिति का अंग कौन नहीं है, तो 32 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर होगा डी। जो कहता है कि पंचायत समिति का अंग कौन है, पंचायत समिति का अंग पूछ रहा है, तो अंग होता है प्रमुख। जो प्रमुख का चुनाव होता है ये सभी पंचायत समितियों द्वारा ही मिल के किया जाता है, इसीलिए पंचायत समिति का ही अंग होता है प्रमुख। ठीक है, यानी कि जो प्रमुख होता है वो भी कहीं ना कहीं का एक पंचायत समिति ही होता है। आगे बढ़ेंगे 33 नंबर का सवाल। 33 नंबर सवाल कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो 33 नंबर सवाल का सी नंबर ऑप्शन होगा सरपंच। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच। ठीक है, 34 नंबर सवाल पे आएंगे। 34 नंबर कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है, तो नर्मदा भाई नर्मदा एक नदी है।
ठीक है। चलिए, आप हमसे कांटेक्ट अगर करना चाहें तो ये नीचे मेरा नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे यूट्यूब चैनल जो हम जहां हम वीडियो बनाते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल का नाम है स्टडी नाउ DSL। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या इसी नाम से यानी कि स्टडी नाउ DSL के नाम से आप गूगल पे भी सर्च करोगे, मेरा इस नाम से जहाँ जहाँ अकाउंट होगा आप सभी जगह हमें फॉलो कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल होगा, अगला सवाल होगा कि भाई ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि किनके द्वारा चलाया गया था। चलिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है 35 नंबर का सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, ठीक है ना। तो ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है ये महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। मैं आपको एक बात और बतला दूं कि भाई यहाँ पे ऊपर में सवाल में मेंशन है कि भाई 4 गलत पे 1 जवाब कटेगा, तो आप लोग अपना आंसर उसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है ना। सभी सवाल को पहले देख लेंगे, अंत में उसको चेक करेंगे और जितने भी जवाब गलत होंगे उसको 4 से डिवाइड कर देने के बाद सही जवाब में से जो इसको है घटा देंगे, ठीक है। वही आपका आएगा रिजल्ट, ठीक है। चलते हैं 35 नंबर का सवाल हो गया। 36 नंबर के सवाल पे चलते हैं। निम्न में से संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। तो 36 नंबर सवाल का हो जाएगा खनिज, हो जाएगा C नंबर ऑप्शन, ठीक है। 37 नंबर सवाल पे चलेंगे। 37 नंबर सवाल कहता है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, इसे दोबारा से भी प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन हम उसे कहते हैं जिसे हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। 38 नंबर सवाल होगा, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है। तो 38 नंबर सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं आपको बता दूं कि काली मिट्टी का जो क्षेत्र होता है वो कपास उत्पादन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, और महाराष्ट्र में कपास उत्पादन बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है। 39 नंबर सवाल पे आ जाइए। 39 नंबर सवाल कहता है किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। सीढ़ी नुमा खेती से भाई आपको मैं एक चीज बता दूं, सीढ़ी नुमा खेती वहीं होगी जहां ढलान स्थल होंगे, यानी कि पहाड़ ज़्यादा होंगे। तो सीढ़ी नुमा खेती आपके भाई यहाँ उत्तराखंड में होने वाले हैं, ठीक है, उत्तराखंड में ही होते हैं। 40 नंबर आ जाए, कहता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन आपका वन है, नदी है, खनिज है, ये सभी आपके प्राकृतिक संसाधन है। इसे भाई मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है ऐसा आपसे पूछ रहा है तो वो होगा आपका नगर, ठीक है। आगे पूछता है कि हंगरी की राजधानी क्या है। हंगरी की राजधानी बोल रहा है आपसे 41 नंबर सवाल। तो 41 नंबर का सवाल हो जाएगा मैग्यार। आपको पता होगा मैग्यार जो है हंगरी की भाषा होती है, मैग्यार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे तो 42 नंबर कहता है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना की थी मेजनी ने। किसने की थी? मेजनी ने। आगे बढ़ेंगे 43 नंबर सवाल कहता है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? तुर्की, यानी ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर सवाल होगा, कहता है लंदन में, लंदन में नहीं, इसका जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका लंदन, ठीक है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, मतलब कहाँ हुई थी, तो ये हुआ था आपका लंदन में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 45 नंबर सवाल कहता है चेक क्या है। चेक एक प्रकार के विदेश पुलिस दस्ता है। चेक क्या है एक प्रकार का भाई, तो विशेष प्रकार का पुलिस दस्ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका 46 नंबर सवाल होगा। 46 कहता है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी, जो कि 1918 में की थी। ये किसके साथ की थी भाई? तो आपका 46 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जर्मनी के साथ किए थी। किसके साथ की थी? जर्मनी के साथ। जर्मनी ने, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो कि 1918 में हुई थी, ये जर्मनी के साथ की थी, ठीक है। अगला सवाल होगा कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। 47 नंबर सवाल है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। ये चीन इसमें शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर सवाल है, कहता है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 48 नंबर सवाल बोला है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1887 इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। 49 नंबर का जो सवाल है वो कहता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था, यानी कि किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1954 में, आपके ऑप्शन नंबर है सी।
50 नंबर सवाल होगा, कहता है 50 नंबर सवाल, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 50 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने। 51 नंबर सवाल होगा, कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था भाई? 1916 ईस्वी में। अगला सवाल होगा, अगला सवाल कहता है कि चौरा चौड़ी वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? 52 नंबर सवाल है, चौरा चौड़ी जो है वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। 53 नंबर सवाल होगा, कहता है क्या कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। 54 नंबर सवाल होगा, कहता है कि भाई औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो सर्वप्रथम औद्योगिक जो क्रांति हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में। 55 नंबर का जो सवाल है, कहता है कि भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ था? भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ था? तो 1814 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था। 56 नंबर, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो 56 नंबर जो ऑप्शन है इसका हो जाएगा सी, हम्फ्री डेवी ने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष लाया गया? 57 नंबर सवाल का है, कहता है भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष लाया गया था? तो 1885 यानी कि ऑप्शन नंबर सी में भारत में पहला फैक्ट्री कानून लाया गया था। अगला सवाल होगा 58 नंबर, कहता क्या है कि भाई जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो शहरों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है। 59 नंबर कहता है लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष चलाया गया था? तो 1853 इसका शायद लंदन में भूमिगत रेल, इस सवाल को रहने देंगे, मैं कमेंट के माध्यम से आपको बताऊंगा। ऐसे इसका 1885 के आसपास होना चाहिए था। ठीक है, चलिए इस सवाल को मैं नोट कर लेता हूँ। 59 नंबर जो सवाल है इसको हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसका होगा। ठीक है, हमें तो ऐसे आ रहा है 1863 या 85। ठीक है, अगर 1863 होना चाहिए इसका। ठीक है, हाँ इसका 1863 ऑप्शन होगा भाई। ठीक है ना, 1863 ही इसका ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर सवाल पर चलेंगे। 60 नंबर सवाल कहता है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो रेशम मार्ग भाई चीन से आरंभ होता है। ठीक है। 61 नंबर सवाल आएगा, कहता है कि 61 नंबर सवाल में कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अफीम किस देश को भेजती थी? तो अफीम वो लोग चीन को भेजते थे। किसको भेजते थे भाई? अफीम जो है ना वो लोग चीन को भेजते थे। ठीक है। 62 नंबर जो सवाल होगा, अरे ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 62 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 1944 में। ठीक है। 63 नंबर सवाल के बारे में देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो 63 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा कागज का आविष्कार तो भाई आप लोग पढ़े ही होंगे कि चीन में हुआ था। 64 नंबर सवाल, जर्मनी में 64 नंबर सवाल कहता है कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ हुआ था? ठीक है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जो है कहाँ खोला गया था? तो वो खोला गया था जर्मनी में। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। 65 नंबर सवाल कहता है कि भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया था? तो भारत में पहली बार जो छापा खाना खोला गया था वो खोला गया था गोवा में। अगला सवाल है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन है वो बांग्ला भाषा में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। 67 बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो मराठा का प्रकाशन इन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो 68 नंबर सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल होगा हमारा कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होते हैं वो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के कितने परावर्तन के नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। 70 नंबर सवाल होगा, कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है।
अगला सवाल होगा दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि 71 नंबर ऑप्शन सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण का हो जाता है, ठीक है ना। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में पूछ रहा है तो 72 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 2 नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन का। 73 हो जाएगा आपका, कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, यानी कि 73 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 4D, ठीक है। उसका जो हो जाएगा क्षमता क्या हो जाएगा 4D। अगला सवाल जो होगा 74 नंबर, कहता है क्या कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो 74 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, अवतल दर्पण। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, सॉरी 1 मिनट, इस सवाल को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, किस प्रकार का लेंस पाया जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आज आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। 75 नंबर सवाल होगा एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 75 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 4 सतहों से घिरा होता है। 76 नंबर में आ जाइए, कहता है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं, तो 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक यानी कि 77 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बॉल, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि भाई 78 नंबर सवाल विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक, 78 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी वोल्ट। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक हो जाएगा वोल्ट। 79 नंबर सवाल कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो विभवांतर का भी एसआई मात्रक हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे 80 नंबर सवाल है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपसे पूछा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा वाट, यानी ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर पे आइएगा, 81 कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फैराडे ने। फैराडे ने खोजा था भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, फैराडे ने। 82 नंबर सवाल आ जाइए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसे हम जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर सवाल आ जाइएगा, 83 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो ये है भाई लकड़ी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे बढ़ेंगे और कहें देखते हैं 84 में आ जाइए निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन नहीं है, तो बायोगैस ईंधन जो नहीं है वो है नाभिकीय ऊर्जा, ये बायोगैस ईंधन नहीं है। 85 नंबर में आ जाइए, कहता है कि भाई जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो वो इसका वास्तविक स्रोत जो है जीवाश्म ईंधन का वो है सूर्य। अगला सवाल पर चलते हैं। 86 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो 86 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि O2। अगला है 87 नंबर सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो 87 का सी हो जाएगा कोयला, बिना ज्वाला की ये जलने की क्षमता रखता है। 88 नंबर में आ जाइए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, तो HNO, यहाँ पे HNO3 जो है ये एक प्रकार का अम्ल होगा आपका। आगे बढ़ेंगे 89 नंबर यानी कि 89, निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो लवण आपका हो जाएगा NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं या नमक बोल लेते हैं आप। 90 नंबर सवाल होगा, कहता है क्या कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, तो जल में घुलनशील जो भस्म होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, ठीक है। 90 के बाद 91 नंबर आप सवाल आएंगे, डिस्कस करेंगे, तो 91 नंबर सवाल होगा निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है भैया, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, 91 नंबर सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है, बाकी सभी के बारे में आप जानते होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। 92 नंबर का सवाल होगा, कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस पर सोना जो है ना, सोना पर वायु का कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है। ठीक है, सोना पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सवाल देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से पीतल किसका उदाहरण है? ये धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, यौगिक है। तो भैया ये जो एक प्रकार का है ना, ये एक प्रकार का मिश्र धातु है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहता है 94 के बारे में, कहता है क्या कि निम्न में किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा Al4C3। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95 में आ जाइए। 95 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है। अधातुई गुण वाले तत्व की खोज में है हम, बताएं आप 95 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन Cl यानी कि क्लोरीन। आगे बढ़ेंगे, 96 नंबर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो 96 का हो जाएगा, कहता है निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। तो बिजली उत्पादन में भाई किसका उपयोग होता है। तो बिजली उत्पादन में आप लकड़ी, मिट्टी, पवन, पत्थर किसके माध्यम से बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो पवन ऊर्जा, पवन के माध्यम से आप बिजली उत्पादन कर सकते हैं। अगला सवाल होगा, कहता क्या है कि भाई गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बताइए। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बताइए। 97 नंबर सवाल बताइए। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है ये भी आपका पवन ऊर्जा ही हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर सवाल आ जाइए। कहता है शुद्ध जल का पीएच मान। भाई सभी लोग जानते हैं शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, पीएच स्केल के द्वारा ही इसको मापा जाता है। 99 यानी कि 99 नंबर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, यानी कि कैसा होता है कॉपर सल्फेट का रंग, वो होता है नीला। ठीक है, लास्ट और अंतिम सवाल कहता है एसिटिक अम्ल का रंग कैसा होता है। तो एसिटिक अम्ल में कोई भी रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है। तो मुझे उम्मीद है आप सबों ने सभी सवाल बनाए होंगे, सभी के जवाब आपके ठीक होंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी जिन्होंने क्विज दिया है 10th क्लास का, ठीक है, बाकी का क्लास का भी आएगा वीडियो अभी, ठीक है ना, चूँकि आपको पता है सभी क्लास के क्विज हो चुके हैं। क्विज चेक योर नॉलेज के नाम से आया है क्विज पार्ट 1, इसी प्रकार से पार्ट 2, पार्ट 3 आते रहेंगे समय दर समय। ठीक है, अगर आप हमसे किसी भी प्रकार का कोई संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है नीचे में, ईमेल आईडी भी यहाँ पर दिया हुआ है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रह सकते हैं। तब तक फिर से मिलते हैं इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।